हकीम असगर अली की होलनाक सरगुज़श्त, कदम कदम पर तजस्सुस और गोनागो वाक़यात, एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे बेपनाह पुरइस्रार कुव्वतें हासिल थी। एक तहलका खेज कहानी, पुरइस्रार अलूम का माहिर, एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नहीं सिद्धू, ये मुनासिब नहीं है। सहेलियों से 2-4 बार मिल लो और उसके बाद उनकी छुट्टी करो। पिताजी, आप ऐसी बातें ना करें। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और हमसे नफरत करने लगी हो तुम यूनिवर्सिटी जाकर। नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं। गर्ज के सिद्धू प्रदीप से मिलती रही और दोनों मोहब्बत की पींगे बढ़ाते रहे। वो वर्मा पार्क से निकलकर सैरो सेहत के लिए निकल जाते और उधर राज वर्मा ने जब सिद्धू को अपनी इन बातों के बावजूद अपने करीब ना पाया तो उनके जहन में बहुत से वसवसे सर उभारने लगे। ज़ैरक आदमी थे और अपने माहौल पर निगाह रखना जानते थे। चुनाचा उन्होंने एक फैसला किया और उस दिन जब सिद्धू घर से निकली तो वर्मा जी उससे ज्यादा फासले पर नहीं थे और वो उसका पीछा करते रहे। वर्मा पार्क में उन्होंने सिद्धू को प्रदीप के साथ देखा और उसके बाद दोनों वर्मा पार्क से निकलकर एक खूबसूरत इलाके की जानब चल पड़े जो तनहा, वीरान और सुनसान था। वर्मा जी बड़ी एहतियात से उनका ताकुब कर रहे थे और उनका सीना जलकर भस्म हो गया था। सिद्धू ये हरकत करेगी उनके इल्म में नहीं था। मगर ये लड़का कौन है? वर्मा जी 5 दिन तक उन लोगों का पीछा करते रहे। वो उन्होंने कभी भी उन दोनों को किसी ऐसी हालत में ना पाया जो बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली होती। लेकिन इतना वो अच्छी तरह जान गए थे कि सिद्धू और वो नौजवान आपस में मोहब्बत करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वो नौजवान आखिर है कौन? और वर्मा जी ने इस सिलसिले में निहायत एहतियात के साथ अपना एक दोस्त को अपना राजदार बनाया और उससे सारी सूरत हाल कह दी। उस दोस्त ने, जिसका नाम मकट राम था, वादा किया कि वो इस लड़के के बारे में मालूमात हासिल करेगा और उसके बाद मकट राम ने इंतहाई होशियारी से परदेश व्यास के बारे में तफसीलात मालूम करना शुरू कर दी। लेकिन उसके फरिश्ते भी नहीं मालूम कर सकते थे कि परदेश व्यास का ताल्लुक कहां से है। लेकिन बहरतौर इतना उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि परदेश व्यास और सिद्धू आपस में मोहब्बत करते हैं और परदेश व्यास सिद्धू का यूनिवर्सिटी का साथी है और यहाँ एक होटल में क़याम पजीर है। ये तमाम रिपोर्ट उन्होंने वर्मा जी को दी तो वर्मा जी का पारा हद से आगे बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि बुराइयां बहुत ज्यादा सर चढ़ गई हैं। ठीक है मुकुट जी, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। वो कुछ करेंगे जो हम जैसे लोग कर सकते हैं। और मुकुट जी ही के साथ मिलकर राज वर्मा ने प्रदीप के सिलसिले में एक फैसला किया और उस दिन जब प्रदीप वक्ते मुकर्रा पर वर्मा पार्क पहुंचा तो कुछ लोग उसकी घाट में थे। उधर राज वर्मा ने ये इंतजाम कर दिया था कि सिद्धू को थोड़ी देर के लिए हवेली में ही रोक लिया जाए। प्रदीप सिद्धू का इंतजार कर रहा था जिसे आज कुछ देर हो गई थी। लेकिन सिद्धू की बजाय कुछ खतरनाक सूरतों वाले लोग उसके चारों तरफ खड़े हो गए। प्रदीप उन्हें देखकर खौफजदा हो गया था। क्या बात है भाई, वो गाड़ी नजर आ रही है तुम्हें? उन्हीं से एक ने इशारा करते हुए कहा। हाँ, खामोशी से चलकर उसी में बैठ जाओ। ये ना करना चाहो तो बता दो ताकि दूसरा काम शुरू किया जाए। मगर तुम लोग, अगर मगर की गुंजाइश नहीं है, चलो देर मत करो। उनमें से एक ने प्रदीप को धक्का देकर आगे बढ़ाते हुए कहा। प्रदीप ने अंदाजा लगा लिया था कि अगर उन लोगों से इनहराफ किया तो ये तशद्दुद पर उतर आएंगे। सूरत हाल का कुछ एहसास हो रहा था उसे और वह सोच रहा था कि हो सकता है ये सब राज वर्मा की कारस्तानी हो। उसे बहुत पहले से ये अंदाजा था कि राज वर्मा को अगर ये बात मालूम हो गई तो उसका रद्दे अमल कुछ बेहतर नहीं होगा। लेकिन और कोई जरिया भी नहीं था। सिद्धू से मिलने का वो गाड़ी में जा बैठा और गाड़ी स्टार्ट होकर चल पड़ी। रास्ते में कोई बातचीत नहीं हुई। थोड़ी देर के बाद एक पुराने तर्ज की बनी हुई इमारत में पहुंचा दिया गया और उसे लाने वाले इमारत के एक मजबूत दरवाजे वाले कमरे में बंद करके चले गए। प्रदीप की समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। सिद्धू के बारे में भी उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो किस कैफियत का शिकार होगी। अगर आज वर्मा को ये बात मालूम हो गई तो जाहिर है उन्होंने सिद्धू के साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया होगा। बहरतौर दीप वहां बंद रहा और उसे कई घंटे तक ये कैद बर्दाश्त करना पड़ी। उस वक्त वो खामोश बैठा हुआ सोचों में गुम था कि दरवाजा खुला और उसके साथ साथ ही एक कद आवर आदमी अंदर दाखिल हो गया जिसके हक में चंद दूसरे अफराद भी थे।
अंदर दाखिल होने के बाद उसने प्रदीप को देखा और फिर अपने अक्ल में खड़े हुए लोगों को वापस जाने का इशारा किया। सब चले गए तो उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और फिर खौंखवार निगाहों से प्रदीप को देखते हुए बोला, खड़े हो जाओ प्रदीप। प्रदीप आदतमंदी से खड़ा हो गया था। आने वाला शख्स उसे घूरता रहा। फिर उसने गुराते हुए लहजे में कहा, मेरा नाम राज वर्मा है। प्रदीप ने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। आने वाला उसे गहरी निगाहों से देखता रहा। फिर उसने कहा, सिद्धू ने तुम्हें बताया होगा कि राज वर्मा कौन है। जी महाराज, सिद्धू देवी ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया था। प्रदीप ने कहा और राज वर्मा के चेहरे पर तंजीह अल्फाज फैल गए। फिर उसने कहा, सब कुछ उसे बताया होगा उसने तुम्हें मेरे बारे में। क्या उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं इंसानों के बदन की खाल खिंचवा कर उनमें भूस भरवा देता हूँ। क्या उसने तुम्हें ये भी बताया कि मैं बड़े बड़े सूरमाओं को दरिया में डुबोकर हलाक कर चुका हूँ। क्या इसने तुम्हें ये भी बताया कि मेरी इज्जत की तरफ आंख उठाने वाले दोबारा इस संसार में कुछ देखने के। नहीं महाराज, सिद्धू देवी ने मुझे ये सब कुछ नहीं बताया। उन्होंने ये कहा था कि आप असूल पसंद इंसान हैं और असूलों को ही मानते हैं। कोई दूसरी बात आपसे मनवाना मुश्किल है। तुम इसके बावजूद सिद्धू के साथ प्रेम का नाटक रचा रहे हो। नहीं महाराज, मैं सिद्धू देवी के साथ कोई नाटक नहीं रचा रहा। बस आपके सामने जुबान नहीं खोलूंगा। यूं समझ लीजिए कि मैं इन सारी कार्रवाइयों को जो हमारे मिलने के सिलसिले में होती थी बुरा समझते हुए ये बुराई करने के लिए मजबूर था। क्योंकि प्रदीप खामोश हो गया। राज वर्मा को एक अजीब सा एहसास हुआ था। प्रदीप ने एक लम्हे के लिए भी ये बात छुपाने की कोशिश नहीं की कि वो सिद्धू से मिलने के लिए ही पार्क में आता था और उसके साथ साथ ही उसने कोई बेहयाई या खुदसरी की बात नहीं की थी। ये बात राज वर्मा को अच्छी लगी थी। वो प्रदीप का मसला कुछ ऐसा था कि राज वर्मा उसके सिलसिले में इंतहाई गुस्से में था, लेकिन प्रदीप की शख्सियत उसे मुतासर कर रही थी। उसने सर्द लहजे में पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? प्रदीप ने जवाब दिया, सिद्धू से ताल्लुक कब से हुआ? जी हम दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। और यूनिवर्सिटी की छुट्टियों में तुम उसके पीछे आने लगे। जी हम रोज मिलते थे और अब जाहिर है एक तवील अरसे तक छुट्टियां हैं। जी नहीं लगता हमारा, इसलिए मैं यहाँ आ गया। सिद्धू देवी तो आ नहीं सकती थी और तुम जब तक छुट्टियां होंगी होटल में ही कयाम करोगे। जी महाराज, बहुत बड़े बाप के बेटे मालूम होते हो, राज वर्मा ने कहा और प्रदीप कुमार ने सर झुका लिया। राज वर्मा थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा और फिर बोला, देखो लड़के, मैं एक मौका देना चाहता हूँ। सिद्धू मेरी बेटी है, बहुत बड़े बाप की बेटी है और वो और तुम जैसे लोग उसकी कुर्बत के लायक नहीं हो सकते। अगर यूनिवर्सिटी में वो तुम्हारी दोस्त है और तुम दोनों के दरमियान कोई अहदो पैमान हो चुके हैं तो मैं बचपन की भूल समझकर उन्हें माफ कर सकता हूँ। सिद्धू की जिंदगी एक मियारी जिंदगी होगी और उसमें किसी मामूली आदमी को उसकी तकदीर का मालिक नहीं बना सकता। नौजवानी की उम्र में ऐसी हमाकतें हो जाती हैं। मेरी जगह कोई और होता तो दूसरे अंदाजे में सोचता, लेकिन ये तुम पर तरस खाते हुए तुम्हें पहली गलती पर माफ किए देता हूँ। इसके बाद सिद्धू का तस्वर जहन से निकाल देना। और सुनो, सिद्धू इन छुट्टियों के बाद यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी, समझे? भूल कर भी ये सोचना कि यहाँ मुझे धोखा देकर तुम यूनिवर्सिटी में उससे मिलते रहोगे। इन सादा बातों को जहन में रखना तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना क्या फायदा, तुम्हारे माँ बाप जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करते रह जाएंगे। प्रदीप ने एक निगाह राज वर्मा को देखा, फिर आहिस्ता से बोला, वर्मा जी, मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ जो आपने किया है मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। मैं सिद्धू जी से प्रेम करता हूँ, उनसे शादी करना चाहता हूँ। ये सब कुछ हमने इसलिए अभी तक मुलतवी किए रखा था कि हम अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहते थे। इसके बाद मेरी ख्वाहिश थी कि अपने माता पिता को लेकर आपके पास आऊंगा और सिद्धू जी का रिश्ता वो मांगेंगे, मगर अब ये सब कुछ वक्त से पहले सामने आ गया। मेरी और सिद्धू जी के दरमियान दोस्ती और मोहब्बत का रिश्ता है। हम लोग साफ सुथरे जहन के मालिक हैं और हमने कभी एक दूसरे को मैली निगाह से नहीं देखा। अगर मेरी राय माने आप तो इस सिलसिले में नजरसानी कर ले। सिद्धू जी का तालीम हासिल करना भी जरूरी है। अब तो थोड़ा ही अरसा रह गया है। उसके लिए आपसे एक बात और अर्ज कर दूं कि हम दोनों के बीच कोई मेल नहीं है, मेल का एक जरा भी नहीं। हमारे साथ ये सब कुछ ना कीजिए और अपने मन से ये गुस्सा निकाल दीजिए। अगर आप कहेंगे कि मैं सिद्धू जी से ना मिलूं तो नहीं मिलूंगा, मैं वादा करता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि उससे आपकी बदनामी हो सकती है, मगर हम पता नहीं क्यों ये सब कुछ सोचने के बावजूद
एक दूसरे से मिलते रहे हैं। आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन महाराज हमारे बारे में जरा नरम दिली से सोचिए। ये सब कुछ हमारे साथ बहुत सख्त हो जाएगा। बकवास करते हो तुम जैसे फकीर लोग मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आएंगे मेरे पास। कौन हो तुम? किसके बेटे हो? कहाँ रहते हो? महाराज मैं कृष्णा नगरी का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम ठाकुर भरद्यास व्यास है। प्रेम प्रदीप व्यास ने कहा और राजवर्मा के पूरे बदन को झटका सा लगा। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने हकलाते हुए कहा, क्या कहा? कृष्णा नगरी के हो तुम? भरत व्यास के बेटे हो? जी मेरा नाम प्रदीप व्यास है। सच बोल रहे हो या झूठ? बाप का नाम झूठा नहीं बोला जाता महाराज। बुरे से बुरा आदमी भी अपने बाप का सच्चा नाम ही लेता है। बड़े बेवकूफ हो तुम। पहले मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में? तुम ठाकुर भरत व्यास के बेटे हो। अरे जानते हो भरत व्यास मेरा कितना गहरा दोस्त है। मगर ओफो कमाल है भाई, कमाल है। तुमने मुझे जलील कर दिया प्रदीप, तुमने मुझे जलील कर दिया। मैं समझा नहीं महाराज। खाक समझोगे या खाक समझाओगे भरत व्यास को अगर ये मालूम हो गया कि मैंने उसके बेटे के साथ ये सलूक किया है तो समझ लो उसके साथ ही मुझे हलाक कर रख देगा। तुम जानते नहीं हो कि वो कितना गुस्से वाला आदमी है। राजवर्मा ने परेशान लहजे में कहा और प्रदीप अजीब सी निगाहों से उसे देखने लगा। राजवर्मा के अंदाज की तब्दीली बता रही थी कि कुछ होने वाला है। उसने गर्दन झटक कर प्रदीप का हाथ पकड़ते हुए कहा, लड़के मेरा कसूर नहीं है। तुमने मुझसे अपना तारुफ ही कब कराया था? आओ मेरे साथ, आओ। कमाल है। राजवर्मा का अंदाज ही एकदम बदल गया और प्रदीप गहरी गहरी सांसें लेकर सोच रहा था कि शायद तकदीर इस पर मेहरबान हो रही है, कुछ होने वाला है। राजवर्मा बाहर निकल आया और फिर वो प्रदीप को दूसरे कमरे में ले गया। प्रदीप कुछ बातें करना चाहता हूँ तुमसे। प्रदीप बैठ गया तो राजवर्मा बोला, बेटी के बाप की जिम्मेदारियां जानते हो? कुछ इल्म है इसके बारे में? जी वर्मा भी। खानदान के कुछ असूल होते हैं, कुछ रवायात होती हैं। यकीनन अच्छे खानदानों के लड़के सबको अच्छे लगते हैं। कौन नहीं चाहता कि उसकी बेटी किसी अच्छे घर में जाए। भरत व्यास का खानदान बड़ा खानदान है। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ। मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। जी वर्मा जी हुक्म दीजिए। तुम सिद्धू से शादी करना चाहते हो? जी। प्रदीप गर्दन झुकाकर बोला। माता पिता को मना लोगे? जी जरूर। तब बेटे मुझे एतराज नहीं होगा। मैं खुशी से तुम दोनों का ब्याह कर दूंगा। अब तुम यूं करो कि अपने घर जाओ, माता पिता से बात करो और रिश्ता ले आओ हमारे घर। हम तुम्हारे घर वालों का स्वागत करेंगे। प्रदीप की आंखों में रोशनी आ गई। राजवर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, और भी कुछ चाहते हो हम तुमसे? हुक्म दीजिए वर्मा जी। सिद्धू से मिल लेना, कोई बहाना कर देना उसे। ये मत बताना कि हमने तुम्हारे साथ ये सलूक किया है। ये जरूर बता देना उसे कि तुम रिश्ता लेकर बाकायदा आओगे। और बेटे ये बात भरत को भी ना बताना। बिल्कुल नहीं बताऊंगा वर्मा जी। वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, बचपन के दोस्त हैं हम। एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अब चोरी छुपे यहाँ से निकल जाओ। हम तुम्हारी खातर भी ना करेंगे। बात ही कुछ ऐसी हो गई है। राजवर्मा ने उसे एक चोर दरवाजे से बाहर निकाल दिया। प्रदीप दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। बहरहाल उसने सिद्धू से मुलाकात की और उससे झूठ बोल दिया। फिर उसे पूरी तफसील बताकर वहां से चल पड़ा। एक सबसे बड़ा मुश्किल मरहला आ पड़ा था और अब उसे अपने घर वालों को तैयार करना था। और बिल आखिर वो कृष्णा नगरी पहुंच गया। यहाँ प्रदीप ने कई दिन परेशानी में गुजारे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ठाकुर की हवेली अब आंसू और आहों का मस्कन बन गई थी। कभी यहाँ पर खुशियों के हंगामे हुआ करते थे, मगर अब तो यह हवेली भूत घर मालूम होती थी। चारों तरफ खामोशी और सन्नाटे का राज रहता था। ठाकुर भरद्वाज जो पहले कभी कहरो गजब का देवता नजर आता था, अब भीगी बिल्ली की मानद जिंदगी बसर कर रहा था और ज्यादातर अपनी हवेली के एक गोशे में पड़ा रहता। बेटे बेटियां जवान हो चुके थे और सारे के सारे जिंदगी से भरपूर थे। वो हवेली के माहौल को क्या करते जहां उदासियों और वीरानियों का बसेरा था। उन्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था और उनके जहन में बगावतें सर उबार रही थी। ठाकुर भरद्वाज ने अपने जीवन में जो कुछ किया धरा था उसकी सजा अब उन्हें भुगतना पड़ रही थी। असल बात पूनम सिंह जानता था और ठाकुर भरद्वाज या फिर दूसरे ऐसे चंद लोग जिनकी जुबानें शायद मौत की कीमत पर भी नहीं खुल सकती थी। बाकी लोग तो सिर्फ हैरान ही थे कि आखिर ये सब कुछ हो क्या गया है। विद्यावती की मौत भी बड़ी ताज्जुब खेज थी और उस पर जो चहमगोइयां होती थी वो सब नागवाकफियत की बुनियाद पर होती थी। कोई कुछ कहता और कोई कुछ। असल बात किसी को नहीं मालूम थी।
लेकिन बाकी लोग तो जिंदा थे। वो जब भी आपस में बैठते यही बातें करते रहते कि पिताजी ने हम सबको जिंदा मार दिया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ और ऐसा कब तक रहेगा? लेकिन भरतव्यास के गुस्से की वजह से कोई खुलकर बात नहीं कर पाता था। अलबत्ता अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही थी। प्रदीप ने अपने एक भाई से उसका तज़किरा किया तो वह सर्द लहजे में बोला, मैं क्या कर सकता हूँ प्रदीप भैया, इस हवेली के तो दोस्तों ही के निराले हो गए हैं। भला आप खुद बताइए, पिताजी पर एक खौफ तारी हो गया। हम तो नहीं डरते, हमारा क्या दोष है? हमें हमारा जीवन का सुख चाहिए, इसका कोई हल निकालना होगा प्रदीप भैया, वरना हम सब यूं ही मारे जाएंगे। मैं दरअसल एक बात कहना चाहता हूँ, मगर मौका ही नहीं मिल रहा, हिम्मत ही नहीं हो रही। किससे कहूँ? सोच रहा हूँ कि किससे कहूँ। क्या बात है प्रदीप भैया? यार मैं क्या बताऊं तुझे, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। प्रदीप ने अपने एक साल छोटे भाई दीपक से कहा और दीपक व्यास गहरी निगाहों से प्रदीप को देखने लगा और फिर बोला, कहीं कोई प्रेम व्रेम का चक्कर तो नहीं चल गया प्रदीप भैया? ऐसी ही बात है रे। तो फिर भला इस सिलसिले में मेरा क्या काम हो सकता है? दीपक मुझे ये बता कि मैं किससे बात करूं कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं। भैया शुरू तो करो ये काम, ताकि तुम्हारे बाद हम लोगों की भी बारी आए, दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर तुम मेरी मदद करो, वरना यूं समझ लो कि सब ऐसे के ऐसे ही रह जाओगे। मदद की जाए, मगर क्या मदद की जाए? एक काम करते हैं, क्यों ना माता जी से इस सिलसिले में बात करें? फौरन करनी चाहिए प्रदीप भैया। आओ चलो माता जी के पास चले हैं। वो दोनों कर्णावती के पास पहुंच गए और कर्णावती उन्हें देखने लगी। क्या बात है बच्चों, कोई काम है मुझसे? तुम्हारे चेहरों से ऐसा ही लगता है। बड़ा जरूरी काम है माता जी, आपने इसको ना किया तो यूं समझ लीजिए इस संसार का कोई भी आदमी नहीं कर सकेगा। क्या काम है बताओ? माता जी हमारी शादी करा दें। दीपक जो काफी मुंह फट था बोला और कर्णावती के चेहरे पर खून के आसार उभर आए। क्या बकवास कर रहे हो? अरे माता जी ये बकवास है, दीपक ने कहा। बड़ा बेशर्म है रे, तू मुंह खोल कर माँ से ऐसी बातें कर रहा है। तो फिर माता जी इसका नाम पता बता दीजिए जिससे हम ये बातें करें। दीपक तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? चलिए मेरी ना सही, भैया जी की ही शादी करा दें। एक भाभी घर में आ जाएगी तो फिर दिल की बात उससे कर लिया करेंगे। फिर तुम्हारी छुट्टी कर देंगे माता जी, और हम सब अपना अपना दुख इसी से कहेंगे। कर्णावती की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने आहिस्ता से कहा, कौन नहीं चाहता रे बौले ये बात, मगर मगर क्या माता जी? कुछ नहीं, बस तुम्हारे पिताजी डरे हुए हैं। वाह माता जी, ये तो अच्छी बात रही। अपनी शादी के मौका पर वो नहीं डरे थे, हमारी शादियों से डर गए। पागल, वो दरअसल जो वाकया हमारी इस हवेली में हुआ है उससे खौफजदा है। उससे क्या होता है माता जी, जो वाकया पेश आना था पेश आ गया, मगर अब उसका नतीजा ये तो नहीं होना चाहिए कि हम सब इसी तरह बैठे रहें। दीपक बोला, तो फिर मुझे बताओ मैं क्या करूं? हमारी शादी कर दें और क्या करें? अरे बाउलो, इसके लिए इजाजत तो तुम्हारे पिताजी से लेनी ही होगी। तो लीजिए ना इजाजत, हम सबसे पहले प्रदीप भैया की शादी करेंगे। माताजी, और प्रदीप भैया के लिए मैंने एक भाभी जी का इंतखाब भी कर लिया है। कौन है वो? कर्णावती जी ने पूछा, और दीपक प्रदीप को कोहनी मारने लगा क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। प्रदीप ने आहिस्ता से कहा, वो राज वर्मा जी की बेटी सिद्धू है माता जी, राज वर्मा जी की बेटी सिद्धू। और ये राज वर्मा कौन है? कर्णावती ने पूछा, और प्रदीप उनके बारे में तमाम तफसीलात बताने लगा। तब कर्णावती जी ने कहा, अरे राज वर्मा जी तो हमारे जाने पहचाने हैं, तुम्हारे पिताजी के दोस्त हैं। हाँ, वर्मा जी भी यही कहते हैं, मगर तुम्हारे पिताजी, देखिए माता जी, आप उनसे बात करें हो कि हम आपका मर्तबा भूल जाएं और वो करें जो हम खुद कर सकते हैं। प्रदीप ने कहा और उठकर वहां से बाहर निकल गया। कर्णावती जी परेशान निगाहों से उसे देखने लगी। बेटों की शादी करने में कोई आर नहीं था उन्हें, लेकिन जो अजाब गले से चिमटा हुआ था उसका क्या करती। बड़े परेशान हो गई थी और वो बड़ी गहरी सोच में डूब गई। कर्णावती जी की आंखों से आंसू की झड़ी लगी हुई थी। प्रदीप और दीपक चले गए, लेकिन उनके लिए सोचों का समुद्र छोड़ गए थे। एक बेटी तो मौत के घाट उतर चुकी थी और इज्जत बचाना मुश्किल हो गई। बेटी की जुदाई का गम कर्णावती को अंदर ही अंदर सुलगा रहा था। बच्चे जवान हो गए थे, उनके फितरी तकाजे एक फितरी हैसियत से ही रखते हैं, लेकिन क्या कहें वो उनसे, कैसे कहें कि वो उनसे कहें कि उनके पिताजी उनके लिए जो कुआं खोदा है वो ऐसे नहीं बढ़ सकता। उनके लिए अब उस दुनिया में खुशियां नहीं है। ये सोच सोच कर उनकी आंखें आंसू बहा रही थी।
प्रदीप ने जो कुछ कहा था वो उनके कानों में गूंज रहा था। जवान बच्चे थे, कुछ भी कर सकते थे और उसका नतीजा कुछ भी निकलता वो कम से कम कर्णावती के ज़हन से दूर नहीं था। बैठी हुई और सोच रही थी कि भरत व्यास जी से क्या बात करें। भरत व्यास जी खुद ही अंदर दाखिल हो गए। अब वो शान शौकत नहीं थी, चेहरे पर वो खशूनत नहीं थी जो भरत व्यास जिंदगी भर अपने चेहरे पर सजाए रहा था। अब तो चेहरा ही बदल कर रह गया था, लागर और कमजोर भी हो गए थे। भरत व्यास जी इस वक्त दिल ही दिल में डरे और सहमे सहमे रहते थे। यारों दोस्तों में कुछ को हकीकतें मालूम थी, लेकिन बहुत से नावाकिफ थे। पुरखों की जो इज्जत बना कर रखी थी अब वो खाक में मिलती जा रही थी। लोग चैम गोइयां भी सुनते और दिल महसूस कर रह जाते थे। हालांकि किसी में जाल नहीं थी कि ठाकुर खानदान के बारे में कोई गलत लफ्ज मुंह से निकाल सके, लेकिन जुबानें कहां तक रोकी जा सकती हैं। जो कुछ हो चुका था वो एक मुसल्लम हसीयत रखता था। बेचारी लड़की के बारे में तरह तरह की बातें लोग किया करते थे। हर जहन में एक ही सवाल था कि आखिर विद्यावती ने खुदकुशी क्यों की। ये बात भी सभी जानते थे कि विद्यावती का पति भी मर गया। कोई कहता विद्यावती बदचलन है और शरीफ आदमी ने उस बात से वाकिफ होकर ही खुदकुशी कर ली और विद्यावती के लिए भी जीना दूभर हो गया। कर्णावती अपने मजबूर शोहर को देखती रही। फिर उसने दुख भरे लहजे में कहा, प्रदीप और दीपक आए थे मेरे पास। क्या कह रहे थे? प्रदीप शादी करना चाहता है। अरे राम राम, ये कैसे हो सकता है? क्यों, क्या प्रदीप को शादी नहीं करने दोगे कभी? मैं क्या करूं, कैसे कह सकता हूं? वो आया था मेरे पास, दीपक भी उसके साथ था। अच्छा, क्या कह रहा था? किसी लड़की से प्रेम हो गया है उसे। हाय राम, अब क्या होगा? भरत व्यास ने कहा, वो उससे शादी करना चाहता है। भगवान की सौगंध, अगर वो कोई अछूत लड़की ही हो तो मैं प्रदीप से कह दूंगा कि वो उससे शादी कर ले, मगर दूर दूर रहकर इस अजीब असीब लता हवेली में आकर नहीं, मेरे बेटे के हिस्से से नहीं। मैं तो उसे इजाजत दे दूंगा कि वो बाप का नाम भी बदल दे। कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा कभी हो सकता है? तो फिर इस शादी का नतीजा क्या होगा ये भी तू जानती है। हमें खतरा मूल लेना ही पड़ेगा। बच्चों के तकादों को कैसे टाल सकते हैं? उन्हें समझाकर कर्णावती ने समझाया कि उनके बाप ने उनकी तकदीर पर स्याही फेर दी है। उनसे कह दे कि वो अपने पिता को कुचल कुचल कर मार दें, बदला ले ले अपना। शायद उनके पिता की मौत के बाद उनके जीवन में रोशनी फैल जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर होगा क्या, ये बता दे मुझे। भरत व्यास ने कहा, अब जो कुछ भी होगा वो हो जाएगा। तकदीर का लिखा हम कैसे टाल सकते हैं, लेकिन बच्चों की बात भी नहीं टाली जा सकती। आखिर क्या कह रहा था प्रदीप? कहा ना उसे एक लड़की से प्रेम हो गया और वो उससे शादी करना चाहता है। कौन लड़की है वो? राज वर्मा को जानते हैं ना आप? राज वर्मा? भरत व्यास ने जहन पर जोर देते हुए कहा, हाँ, शायद मूल गढ़ी का राज वर्मा। अरे राज वर्मा, वो तो मेरा बड़ा गहरा दोस्त है, बहुत पुराना साथी है मेरा। हमने तो बचपन में स्कूल में साथ भी पढ़ा है। उसी राज वर्मा की बात कर रही हूँ। तो फिर राज वर्मा की बेटी से शादी करना चाहता है वो? अरे बाप रे बाप, वो भी इस बड़ा सख्त आदमी है। हमने कितनी मुश्किल से विद्या के मसले में जान छुड़ाई है, वरना न जाने क्या से क्या हो जाता। उस बेचारे का बेटा भी हमारी भीड़ चढ़ गया। मगर राज वर्मा, राज वर्मा, भरत व्यास परेशान लहजे में बोले। फिर कहने लगी, राज वर्मा को ये बात मालूम है। मैंने तफसील नहीं मालूम की। प्रदीप से इस सिलसिले में मालूमात हासिल करूंगी। लेकिन कुछ सोचो, तुम कुछ सोचो। मैं सिर्फ एक बात सोचता हूँ कर्णावती, क्या इन सारे बच्चों से कह दे कि पहले मुझे हलाक कर दें और इस तरह मारे कि दुनिया देखे, जला कर मारे मुझे। हो सकता है कि इस तरह चंद्रभान का कलेजा भी ठंडा हो जाए और वो हमारे परिवार को माफ कर दे। हिम्मत करें आप, हिम्मत। पहले प्रदीप से बात कर लें। बेमुश्किल तमाम कर्णावती भरत व्यास को इस बात के लिए तैयार कर सकी कि वह प्रदीप को बुला लें। और उसने भरत व्यास को बहुत सी बातें बताई थी और भरत व्यास ने ठंडी सांस भरकर कहा था, ठीक है, इस मर्तबा मैं प्रदीप की बिलबल्ली देने को तैयारी कर लूं। आप अपने मुंह से ऐसी बातें ना निकालें, भगवान के लिए अपने मुंह से ऐसी बातें ना निकालें, मेरा कलेजा फट जाएगा। मेरा कलेजा फट चुका है ना कर्णावती, क्या करूं? ये बातें वो है जो कि मेरे वजूद में समाई हुई हैं। खैर ठीक है, प्रदीप से बात किए लेता हूँ, पूरी बात किए लेता हूँ उससे। भरत व्यास ने खुद को संभाला और उसके बाद उन्होंने निहायत मोहब्बत से अपने बेटे को अपने पास बुला लिया। प्रदीप को अंदाजा हो चुका था कि अगर कर्णावती ने यकीनी तौर पर भरत व्यास इस सिलसिले में बातचीत की
और फिर भरत व्यास ने उसे इसके लिए तलब किया है। बहरतौर गर्दन झुकाए उनके सामने पहुंच गया, लेकिन भरत व्यास के चेहरे पर मोहब्बत भरे आसार देखकर प्रदीप की हिम्मत बढ़ी थी। बैठ जाइए, भरत व्यास ने कहा और प्रदीप उनके सामने बैठ गया। तेरी माँ बता रही थी कि किसी लड़की से प्रेम करने लगा है। पिताजी, ना बेटा ना, सारी बातें छोड़ दे, जो है वो मुझे बता, भरत व्यास ने कहा और प्रदीप को इंतहाई हैरत हुई। ये शख्स वो था जिसके सामने किसी भी मसले में जुबान खोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज उसका अंदाज कितना बदला हुआ था। बहरतौर प्रदीप ने कहा, पिताजी मैं माफी चाहता हूँ। ना बेटा ना, मैं तुमसे कह चुका हूँ, मुझे सारी बात पता। उसका नाम मधु है, मूलगढ़ी के राज वर्मा की बेटी है। मूलगढ़ी गया था, वहाँ मेरी मुलाकात राज वर्मा से हुई है। अरे वो तो वर्मा जी से मिल लिया है। हाँ पिताजी। बताया नहीं तूने उसे कि किसका बेटा है तू? बताया था। तो फिर? वर्मा जी बहुत खुश हुए। मैंने उन्हें अपने दिल की बात बता दी तो कहने लगे अपने माता पिता से बात करो। भरत व्यास तो मेरा बहुत गहरा दोस्त है, वो अगर मेरे पास आएंगे तो मैं ये तुम्हारा रिश्ता मंजूर कर लूंगा। भरत व्यास ने ठंडी सांस भरी और अरहम अमीज निगाहों से अपने उस नौजवान बेटे को देखने लगा। ठीक है प्रदीप, अगर तुम चाहते हो तो मैं बात किए लेता हूँ बेटा, पर एक बात मैं तुमसे कहे बगैर दिल नहीं मानता। क्या पिताजी? हमारे परिवार पर जो साया है उसके बारे में सोचता हूँ तो दिल लर्ज कर रह जाता है। मैं जानता हूँ पिताजी कि आपके जहन में क्या है, पर एक बात बताइए, क्या इस तरह हम लोग अपने जीवन के वो सारे काम छोड़ देंगे जो इंसानों की जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। मैं जानता हूँ, मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ। मुझे बताते रहना कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे सर कोई इल्जाम ना लगाना। आप चिंता ना करें पिताजी, मैं हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार हूँ। भरत व्यास जी खामोश हो गए। बहरतौर अब दिल को हिम्मत तो देना ही था। चुनाचा तैयारियां करने लगे। साथ में धर्मपत्नी को लिया था और प्रदीप से भी कहा था कि वो भी साथ चले। प्रदीप खुशी खुशी तैयार हो गया था। दीपक भी उसके साथ ही था। इस तरह ये चारों बिल आकर मूलगढ़ी पहुंच गए। राज वर्मा को अंदाजा नहीं था कि प्रदीप जो कुछ कह कर गया है उसकी तकमील इस तरह कर डालेगा। जब उसे इतला मिली कि ठाकुर भरत व्यास जी उससे अपने खानदान के साथ मुलाकात करने आए हैं, तो वो खुशी से फूला ना समाया दौड़ता हुआ बाहर आया और भरत व्यास से लिपट गया। अरे भरत, चलो इसी बहाने से सही तुम्हारे दर्शन तो हुए। अचानक आ गए, इतला तो भिजवा दी होती। कितना शर्मिंदा किया है तुमने मुझे। पता नहीं क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ी होंगी। और ये तुम्हारी सेहत को क्या हो गया? ये तुम्हारा बेटा प्रदीप तो बहुत ही तेज निकला, तुमसे पहले ही मुझसे मिलकर चला गया। बताया होगा इसने तुम्हें जरूर। हाँ, सब कुछ पता चल गया है मुझे। आओ आओ, अंदर आ जाओ। तुम्हारे स्वागत के लिए वो सब कुछ नहीं कर सका जो मुझे करना चाहिए था, मगर दोष मेरा नहीं। तुम जिस मोहब्बत से मिले राज वर्मा, वही काफी है हमारे लिए। राज वर्मा उन लोगों को लेकर अंदर पहुंचा और एक बेहतरीन जगह उनके क़याम के लिए मुंतखब की। उसके बाद दौड़ता हुआ अपनी धर्मपत्नी के पास पहुंच गया। अरे सुनती हो, क्या हो गया है? क्यों परेशान भागे भागे फिर रहे हो? ठाकुर भरत व्यास जी अपनी धर्मपत्नी और दोनों बेटों के साथ आए हैं और अचानक ही पहुंच गए हैं यहाँ, और मैं उन्हें कमरे में बिठा कर आया हूँ। अरे इतला भी ना दी हमें। हाँ बस आ गए, अब जल्दी करो, उनके स्वागत का बंदोबस्त करो। पहले तो उनके लिए 2 कमरे तैयार कराओ, एक में पति पत्नी रहेंगे और दूसरे में बेटे। मगर ठहरो, पहले उनसे मिल लो कि ये काम किसी और के सुपुर्द कर दे। हाँ, वो सिद्धू कहाँ है? ऊपर है अपने कमरे में। किसी को भेजकर सिद्धू को भी इतला करा दो। मैं तो बौला ही हो गया हूँ उन लोगों के आ जाने से। आप चिंता ना करें, मैं सब किए लेती हूँ। नहीं, पहले उनसे मिल तो लो। क्या सोचेंगे कि मुलाकात भी नहीं की उनसे? ये बात बताओ, पहले क्या करूं? राज वर्मा की धर्मपत्नी ने हंसते हुए कहा और राज वर्मा जी नाचने लगे। उन लोगों का क़याम का बंदोबस्त भी जरूरी है, तो तुम ऐसा करो, चलो उनके कमरे में मैं अभी आती हूँ। तुम्हारे बगैर नहीं जाऊं। क्या सोचेंगे कि वो धर्मपत्नी पर इतना अधिकार भी नहीं है। हाय राम, तो फिर मैं क्या करूं? अच्छा ठहरो, राज वर्मा की धर्मपत्नी ने कहा, और थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुलाजमों वगैरह को बुलाकर हदायत दी। सिद्धू के लिए भी पैगाम भिजवा दिया और उसके बाद अपना मेकअप दुरुस्त करके बिल आकर राज वर्मा के साथ उसके कमरे की जानब चल पड़ी, जहां से सब लोग बैठे थे। भरत व्यास ने अपने आप को संभाल रखा था। उनकी धर्मपति कर्णावती ने उनसे यही कहा था कि कम से कम यहाँ आकर वो अपनी इस कैफियत से छुटकारा पा लें,
वरना ख्वामख्वाह दूसरों के सामने भी शर्मिंदी होगी। और ठाकुर भरत व्यास ने उनसे वादा किया था कि अब जो गुफ्तगू करेंगे सोच समझकर और संभल कर करेंगे। बिल आखिर जब ये लोग अंदर दाखिल हुए तो मैंने खड़े होकर उनका स्वागत किया और राज वर्मा जी की धर्मपत्नी कहने लगी, वैसे तो दोस्तों में कोई तकल्लुफ नहीं होना चाहिए और किसी भी वक्त किसी के घर आया जा सकता है, लेकिन इसमें फिर एक बात और भी सामने आती है, वो ये कि दोस्तों ही की तरह हम लोग भी आपका स्वागत करेंगे। आप लोगों को ये बिल्कुल एतराज नहीं होगा कि हमने आपके शयाने शान आपका स्वागत नहीं किया। आप बार बार ये बात क्यों सोच रहे हैं राज जी और भाभी जी? मैं दोस्तों ही की तरह यहाँ आया हूँ और शायद इस राज वर्मा ने आपको ना बताया हो, लेकिन ये मेरे बचपन का दोस्त है। चुनाचा बचपन के दोस्तों में इन तमाम बातों का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। अगर ऐसा ख्याल रखना होता तो मैं आपको वाकई अपने आने की इतला दे देता। चुनाचा आप इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी, आप यकीनन हमारे अपने हैं, राज वर्मा के धर्मपति ने जवाब दिया और उसके बाद वो लोग बैठ गए। थोड़ी देर के बाद मुलाजमों ने आकर इतला दी कि कमरे तैयार कर दिए गए हैं और ये लोग उन्हें लेकर कमरों की जानब चल पड़े। दोनों कमरे बहुत शानदार और कीमती साजो सामान से आरास्ता थे। भरत व्यास ने कहा, बिला वजह ये सारे तकल्लुफ किया तुमने, जो कुछ भी किया है तुम्हारे शयाने शान नहीं है भरत। ये बात मैं जानता हूँ, नहा धो लो उसके बाद बैठकर खाना खाएंगे। भरत व्यास ने गर्दन हिला दी। तुम्हारी सेहत इतनी खराब क्यों है ठाकुर भरत व्यास? पहले तो तुम्हारी सेहत बहुत शानदार हुआ करती थी। इस सिलसिले में तुमसे एक खास बात करनी है राज वर्मा। औरतों के सामने मैंने ये बात करना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन दिल में ये फैसला कर लिया था कि तुमसे इसके बारे में जरूर गुफ्तगू करूंगा। अरे ऐसी क्या बात है? राज वर्मा ने मुतहय्यराना अंदाज में कहा। भरत व्यास के चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए थे। चंद लम्हात खामोश रहने के बाद उसने कहा, तो मेरी बात सुनकर हंसोगे राज वर्मा? मैंने जिंदगी में कभी किसी ऐसे खौफ का एहसास नहीं किया, बल्कि बहुत दलेर रहा हूँ, लेकिन कुछ अरसे से मेरे ऊपर मुसीबतें नाज़िल हो गई हैं। कैसी मुसीबतें मेरे भाई, मुझे नहीं बताओगे? हाँ राज वर्मा, तुम्हें बताना इंतहाई जरूरी है। राज वर्मा, दरअसल मेरे परिवार पर एक भूत का साया हो गया है और उस भूत से मुझे शदीद नुकसानात उठाने पड़े हैं। कौन है वह भूत? राज वर्मा ने पूछा। बस यूं समझ लो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा अजाब बन गया। मैं लाख दिल को समझाता हूँ, संभालता हूँ खुद को और सोचता हूँ कि ये सब कुछ दुरुस्त नहीं, मगर जो बीत चुकी है उसके लिए क्या करूँ? मुझे जरा तफसील से बताओ। मैंने गलत नहीं कहा, वो एक भूत है जो हम लोगों को डराता धमकाता रहता है और कहता है कि हमारे परिवार में कभी खुशियां नहीं आने देगा, और उसका अमली मुजाहरा मेरी बेटी के साथ हो चुका है। वो कैसे? विद्यावती मेरी बेटी थी, मैंने उसकी शादी की तो उसके भूत ने मेरे दामाद को हलाक कर दिया, जिसकी वजह से मेरी बेटी ने भी खुदकशी कर ली। अरे कब हुआ ये वाकया? राज वर्मा ने अफसोस भरे लहजे में कहा। बस थोड़े दिन पहले की बात है, बड़े डर गए हैं हम लोग। तुम्हें क्या मालूम कि वह भूत है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ? वो अल्फाज में आकर हमसे कहता है कि हमारे परिवार को वो खुशियां नसीब ना होने देगा। भरत व्यास ने तफसील तो नहीं बताई। जाहिर है चंद्रभान का किस्सा वो किसी को भी नहीं सुना सकता था, लेकिन गोल मोल अल्फाज में उसने ये सारी कहानी राज वर्मा को सुना दी और उसमें कहीं ये जाहिर ना होने दिया कि भूत का असल किस्सा क्या था। राज वर्मा कुछ देर सोचता रहा और फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, विद्यावती की मौत वाकई एक अफसोसनाक हादसा है, लेकिन भरत व्यास, क्या इस दौर में भी इस किस्म की बातों पर गौर कर सकते हो? दिल तो मेरा भी नहीं चाहता राज वर्मा इस किस्म की बातों पर गौर करने के लिए, मगर जो कुछ बीत चुकी है उसका क्या करूं? देखो भरत व्यास, हम नए दौर में सांस ले रहे हैं, पर भूत प्रेत के किस्से पुराने हैं और साइंस ने ये बताया है कि ये सब कुछ इंसान के अपने वहम के अलावा और कुछ नहीं होता। विद्यावती के साथ जो हादसा हुआ वो वहम ही की बहुत ज्यादा बड़ी शक्ल हो सकती है। मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता, भगवान करे ऐसा ही हो, लेकिन राज वर्मा मेरे इस खौफ का क्या होगा? तुम ऐसा करो भरत व्यास कि ये सारा झगड़ा मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं उस भूत से लड़ूंगा, मैं उसकी परवाह नहीं करता कि क्या होता है, और ना ही मैं भूत वगैरह को मानता हूँ। बाद में तुम मुझसे कोई शिकायत तो नहीं करोगे? तुम बहुत ज्यादा डर गए हो, मुझे ताज्जुब है, क्या तुम्हारी सेहत की खराबी की यही वजह है? हाँ राज वर्मा, इसी खौफ से अपनी जिंदगी के बहुत से वन खो चुका हूँ। मुझसे मिल लेते मेरे दोस्त, मैं भूतों का बड़ा माहिर हूँ। वैसे विद्यावती का वाकया मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं था, ताहम एक बात मैं तुमसे जरूर कह देता हूँ। क्या? भरत व्यास ने पूछा।
मेरी धर्म पत्नी को इसके बारे में कुछ ना मालूम हो। औरतें बड़ी वहमी होती हैं और तुम अपने दिल से ये खौफ बिल्कुल निकाल दो। हम बड़ी खुशी से अपने दोनों बच्चों की शादी करेंगे। तुम्हें अगर जरा भी कोई खतरा महसूस हो तो तुम मुझसे राब्ता कायम कर लेना। कैसे बच्चों जैसी बातें की हैं तुमने। बस राजवर्मा, इसी खौफ से मेरी जिंदगी वबाल कर दी। तुम बिल्कुल चिंता न मत करना, हम उसका कोई न कोई बंदोबस्त कर लेंगे। राजवर्मा ने जवाब दिया और भरत व्यास ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। दूसरे दिन बाकायदा इस सिलसिले में गुफ्तो शनीद हुई और तय कर लिया गया कि शादी का मुहूर्त निकलवाया जाए और उसके बाद दोनों एक दूसरे को इत्तला भिजवा दें। और ये भी तय कर लिया गया कि इस सिलसिले में ज्यादा वक्त सिर्फ नहीं होगा। बेज़ाहिर भरत व्यास मूलगढ़ी से खुश वापस आया था, लेकिन दिल था कि कटा जा रहा था। बार बार बेटे को देखने लगता। ना जाने क्यों उसे यह एहसास हो रहा था कि प्रदीप भी अब उससे जुदा होने वाला है। शादी के लिए वह तमाम कार्रवाइयां होने लगी जो होती थी। मुहूर्त निकाला गया, तारीख तय हो गई, मूलगढ़ी में शहनाइयां बजनी शुरू हो गई और ठाकुर भरत व्यास ने कृष्ण नगरी में तमाम तैयारियां शुरू कर दी। और रावण पेश था और खुद भी अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था। सारी जिम्मेदारी उसके सुपुर्द थी और वो जानता था कि ठाकुर भरत व्यास पर क्या बीत रही है। ये ऐसा मौका था कि ठाकुर भरत व्यास को चंद्रभान की याद भी नहीं दिला सकता था। ये ठाकुर का जाती मामला था। बहरहाल वक्त गुजरता रहा, शादी की तारीख करीब आ गई और उसके बाद बड़ी शान शौकत के साथ ठाकुर भरत व्यास बारात लेकर मूलगढ़ी पहुंचा। लेकिन दिल की हालत ऐसी थी कि उसका बस नहीं चलता था कि जमीन पर लेट कर सो जाए। बदन ऐसा ही ढला जा रहा था, एक एक लम्हा यह महसूस हो रहा था जैसे क्यामत आने वाली है। इस हालत में मूलगढ़ी पहुंचा और उधर राजवर्मा ने बेहतरीन इंतजामात किए थे। शायद उसे ठाकुर भरत व्यास की कही हुई बात याद भी नहीं रही थी। बारात का स्वागत किया गया, उसके बाद पूर्ण कुंड में फेरे हुए और इस तरह सिद्धू प्रदीप व्यास की धर्म पत्नी बन गई। सारे काम बखैरो खूबी हो गए और कोई ऐसी बात नहीं हुई जो काबिल जिक्र होती। फिर रुखती की तैयारियां होने लगी। राजवर्मा ने ठाकुर भरत व्यास के गले लगते हुए कहा, ठाकुर साहब, आप दिल का टुकड़ा आपको दे रहा हूँ। आप पर जिम्मेदारी आयद होती है कि आप इसका पूरा ख्याल रखें। जीवन दी कर भी मैं सिद्धू को खुश रखने की कोशिश करूंगा। राजवर्मा, बस तुम भी भगवान से दुआ करना कि जो हमारे दिल में खौफ है वो सामने ना आए। अरे तुम्हें अब तक इसके बारे में याद है? मैं तो भूल ही गया था। हाँ राजवर्मा, तुम भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि मेरे दिल पर जो बीती है उसने मुझे आधमरा करके रख दिया। कैसी बदशगुनी की बातें करते हो ठाकुर भरत व्यास, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, मर्द बनो, भूतों को भगाने का मंत्र पढ़ लेना, सब ठीक हो जाएगा। राजवर्मा ने हंसते हुए कहा, लेकिन ठाकुर भरत व्यास के होंठों पर हंसी नहीं आई थी। रुखती हो गई और सिद्धू ठाकुर भरत व्यास की उस शानदार हवेली में पहुंच गई, जहां भी सारे इंतजामात कर लिए गए और चारों तरफ खेल तमाशे हो रहे थे। पूरी बस्ती की सजावट की गई। अलबत्ता बस्ती वालों की जुबान पर कई बार विद्यावती का नाम आया था। बहरतौर ये अल्फाज ठाकुर भरत व्यास तक पहुंच गए। जो वक्त गुजरता जा रहा था, ठाकुर भरत व्यास के चेहरे पर मुर्दनी से छाई रहती थी। इस वक्त वह अपनी धर्मपत्नी से भी नहीं मिला था और अपने कमरे में बंद होकर बैठ गया था। न जाने कितना वक्त गुजर गया। रात की तारीकियां उदास जमीन पर उतरती चली आ रही थी। किसी ने उसके कमरे के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी तो वह अपनी जगह से गिरते गिरते बचा और सहमे हुए अंदाज में आगे बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। कर्णावती जी खड़ी हुई थी। अरे आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? वहाँ सारी रस्में हो रही हैं। ऐसा करो कर्णावती, तुम तमाम रस्में पूरी करो। मैं बिल्कुल तन्हाई चाहता हूँ। क्यों, क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं हुआ है, मुझे जो कुछ करना है तुम्हें मेरे बगैर ही कर लो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मगर तुम पिता हो बेटे के और पहले बेटे की शादी है तुम्हारी, चलो मेरे साथ चलो। देखो कर्णावती, मुझे अपने साथ ना ले जाओ, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। बस मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है, अपने आप को संभालो, किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो। नहीं, मुझे बस तन्हाई की जरूरत है, ये रात गुजर जाने दो, हो सकता है सुबह को मेरी तबीयत हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक हो जाए। ओह, मैं समझ गई, तुम्हारे दिल पर अभी खौफ का बसेरा है। हाँ, मुझे तन्हा छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे तन्हा छोड़ दो। कर्णावती मुतफक्राना अंदाज में गर्दन हिलाती हुई बाहर चली गई। बाहर तमाम रस्में पूरी हो रही थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियों का बसेरा था। शादियाने बज रहे थे और लड़कियां बालियां हंसती फिर रही थी।
कर्णावती औरत थी, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल गई और तमाम रस्मों में मसरूफ थी। उधर ठाकुर भरत व्यास पर मौत का सकूत तारी था। ये रात उसके लिए सोने की रात नहीं थी। न जाने क्या क्या बातें आ रही थी जहन में। बहरतौर कर्णावती ने एक बार फिर उसे परेशान किया और ठाकुर भरत व्यास ने उससे सख्ती से कह दिया कि इसके बाद किसी को उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने की इजाजत नहीं, इसका ख्याल रखा जाए। उसने कर्णावती को डांटते हुए कहा, एक बार जो मैंने तुमसे एक बात कह दी तो तुम्हारी समझ में नहीं आता कि दोबारा वो ना करूं। क्या समझती हो तुम कि मैं बेवकूफ हूँ, पागल हूँ या नाकारा हो गया हूँ? नहीं नहीं, माफी चाहती हूँ, इसके बाद आपको परेशान नहीं करूंगी, कर्णावती ने जवाब दिया। फिर रात काफी बीत गई। ठाकुर भरत व्यास थक हार कर अपने पलंग पर जा लेटा। फिर रात काफी बीत गई। ठाकुर भरत व्यास हार कर अपने पलंग पर जा लेटा। उसमें अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उठकर बाहर का जायजा ही ले लेता। दरवाजे और खिड़कियां सब बंद थे और ठाकुर भरत व्यास ने अपना दरवाजा अंदर से भी बंद कर लिया था। रात के 12 या 12:30 बजे का वक्त होगा और ठाकुर भरत व्यास टिकटकी बांधे दीवार पर देख रहा था कि दफतन उसे कुछ आहटें सुनाई दी। एक बार बड़ी सी खिड़की का पर्दा हिला। ठाकुर भरत व्यास ने अपने हाथों से ये खिड़की बंद की थी और अंदर किसी किस्म की हवा नहीं आ रही थी। फिर ये पर्दा किस तरह हिला? वो चौंक कर खिड़की की तरफ देखने लगा। तभी उसे अपने बाएं सिमत से भी कुछ आहटें सुनाई दी। उधर पलटा तो पीछे की सिमत से आहटें उभरी और ठाकुर भरत व्यास उठकर बैठ गया। ना जाने क्यों उस पर इस वक्त दहशत तारी होती जा रही थी कि दफतन ही उसे अपने सामने एक ह्योला सा नजर आया और ठाकुर भरत व्यास की आंखें शिद्दत हैरत से फैल गईं। ह्योला पहले धुआं महसूस हो रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका रंग पुख्ता होता चला गया। वो स्याह रंग का एक इंसानी मुजस्मा था, सर से पांव तक कोयले का मुजस्मा, जिसके चेहरे के खदुखाल तक कोयला हो चुके थे। बस आंखें थी सुर्ख सुर्ख रोशन रोशन आंखें और फिर होंठों की जगह खुली और उनसे एक आवाज निकली, दामाद हैं तुम्हारे ठाकर? अरे ना ना, दामाद कहाँ, बहनोई हुए हम। भूल ही जाते हैं कोई रिश्ता तो तुमने रहने ही ना दिया ठाकुर। चलो छोड़ो रिश्तों को, नाम तो जानते होगे हमारा, चंद्रभान है हमारा नाम। ठाकुर भरत व्यास का सीना धक से रह गया। उसको दोनों हाथ सीने पर जा जमे और फटी फटी आंखों से सामने खड़े हुए चंद्रभान को देखने लगा जो हंस रहा था। गलत तो ना कह रहे हो ठाकुर, कोई रिश्ता छोड़ा है तुमने हमारे लिए? अरे कैसे रिश्तेदार थे ठाकुर, आग में जलवा दिया सारे परिवार को, बड़ा कारनामा अंजाम दिया था तुमने। सोचा होगा कि अछूतों को इनके शयाने शान सजा दी जाएगी, मगर ठाकुर भगवान ने इंसान तो सबको एक जैसे ही बनाए हैं। ये क्यों भूल गए तुम? हमारी जात आसमान से तो नहीं उतरी थी, क्या बुराई थी हमें? इज्जत से जीते थे, इज्जत से खाते थे, तुम्हारी चाकरी करते थे, मांगते तो नहीं थे तुमसे, मगर तुमने बर्दाश्त ना किया, हमारी जिंदगी बर्दाश्त ना की। अरे ठाकुर, बड़ा नुकसान किया तुमने अपना। हम तो गए सो गए, पर तुम जिस तरह जा रहे हो वो भी तुम देखो और देखते रहो। चंद्रभान, हाँ ठाकुर, अब तो अपने मुंह से हमारा नाम लोगे ही। मैं ठाकुर बेमुश्किल तमाम पलंग से नीचे उतरा और दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की। हालांकि पाँव मन भर के हो रहे थे, लेकिन वो कोशिश कर रहा था कि दरवाजे तक पहुंच जाए। चंद्रभान 2 कदम आगे बढ़ा और ठाकुर के रास्ते में आ गया। कहाँ भाग रहे हो ठाकुर? बैठो बैठो, बातें करते हैं, थोड़ी देर तो बातें करो हमसे भी, आखिर तुम्हारे से कोई ना कोई तो रिश्ता है। ठाकुर हूँ जमीन पर बैठ गया। अब उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं रही थी कि वापस मसहरी पर जाकर बैठ जाए। चंद्रभान हंसने लगा और फिर बोला, दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठे हो हमारे डर से? अरे क्या जरूरत थी इस डर की? जरा इंसान बनकर काम करते, इंसानियत से सोचते तो आज इसकी नौबत ना आती। बड़ा अफसोस होता है हमें भी ठाकुर तुम्हारी हालत देखकर। तुमसे तो खैर हमें कोई मोहब्बत नहीं है, पर ये जो तुम्हारी वजह से इस संसार से मुंह मोड़े हैं, उन्हें देख देख कर बड़ा दुख हो रहा है। पर क्या करें, कसम खाई है हमने, हमें भी तो अपनी सौगंध पूरी करनी है। इधर क्या देख रहे हो, लाओ हम खिड़की खोले दे रहे हैं। लो ये देखो। चंद्रभान आगे बढ़ा और उसने खिड़की खोल दी। खिड़की से बाहर रोशनी हो रही थी, हालांकि ये रोशनी बाहर की रोशनी नहीं थी, किसी अहम जगह से ये रोशनी आ रही थी। ठाकुर ने उस रोशनी में नजर आते हुए मनाजर देखे। ये उसके खंडर का मंदिर था जिसमें चंद्रभान की चिता तैयार की गई थी। मंदिर बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। तमाम लोग खड़े हुए थे और चिता में आग लगाई जा रही थी। ये देखो,
देखो ठाकर, ये बोझाई है हमारी, और ठाकर ये हमारे बापू हैं। अरे क्या बिगाड़ा था इन लोगों ने तुम्हारा ठाकुर, कसूर हमारा था, हमें ही सजा देते। देखो देखो बच्चे जल रहे हैं, हाय हाय। क्या ठाकर तुम्हारा मन इंसान का मन नहीं था? उस समय आज अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हो, मगर उन बच्चों को ना देखा। बहुत बुरा किया तुमने ठाकुर, बहुत बुरा किया। रहम कर दो, ना जलाओ इनको ठाकुर, दोष हमारा है, हमारा जो मन चाहे कर लो, मगर इन्हें छोड़ दो ठाकुर। चंद्रभान चीखता रहा और ठाकुर भरतव्यास के पूरे बदन से पसीना बहता रहा। दफतन ही चंद्रभान खामोश हो गया। उसने खिड़की के करीब पहुंचकर पर्दा सिटकाया और फिर उसे एक सिमट हटा दिया। अब ठाकुर भरतव्यास को उसमें से एक और मंदिर दिखाया था। ये प्रदीप व्यास का कमरा था। कमरे में मध्यम रोशनी जल रही थी, सेज बनी हुई थी, फूल खिले हुए थे और इस सेज पर सिद्धू बैठी हुई थी। थोड़े ही फासले पर प्रदीप कुमार खड़ा हुआ उसे कुछ कह रहा था। अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन महसूस ये होता था कि प्रदीप कुमार सिद्धू से कुछ कह रहा है। देखो ठाकुर, बेटा है वो तुम्हारा, बेटा ही है ना तुम्हारा प्रदीप, जिसकी तुमने शादी की है। पर ठाकुर, हमने तुमसे कह दिया था कि तुम्हें अपने परिवार की कोई खुशी देखना नसीब ना होगी। रहम कर दो चंद्रभान, रहम करो, माफ कर दो हमें। भरतव्यास के मुंह से न जाने किस तरह ये आवाजें निकल गई और चंद्रभान गर्दन घुमाकर खूनी निगाहों से ठाकुर भरतव्यास को देखने लगा। बिल्कुल ऐसे ही ठाकर, बिल्कुल ऐसे ही हमने तुमसे कहा था। हमने भी तुमसे यही कहा था कि रहम कर दो ठाकुर, रहम कर दो। क्या उसके तुम्हारे मन में रहम आया था ठाकुर? ठाकुर, जो करनी है वो तो भरनी ही है और जो होना है वो होकर ही रहेगा। हम अपनी सौगंध वापस नहीं ले सकते। रहम कर दो चंद्रभान, रहम कर दो। ठाकुर, हमारे कान अब भी बंद हो गए। आओ तुमको मंजर देखो उस कमरे का। देखो तुम्हारा बेटा कितना खुश है और तुम्हारी बहू। और ठाकुर, देखते हो ये क्या है? ये मोमबत्ती है, समझे ठाकुर, ये मोमबत्ती है। और लो, हम इस मोमबत्ती को उठा रहे हैं। ठाकुर भरतव्यास ने खिड़की से बाहर का मंदिर देखा। एक हाथ से मोमबत्ती उठा ली थी। ठाकुर के मुंह से आवाज ना निकल सकी। हालांकि वह चीखना चाहता था, बोलना चाहता था कि बचाओ, उस कमरे के मकीनों को बचाओ, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। हाथ मोमबत्ती लिए आहिस्ता आहिस्ता सेज के पास पहुंच गया और फिर सेज की चादर को मोमबत्ती की लो दिखा दी गई। उधर प्रदीप कुमार सेज पर बैठ गया था और सिद्धू से कुछ कह रहा था कि दफतन ही आग के शोले तेज होने लगे। और ठाकुर भरतव्यास ने देखा कि प्रदीप कुमार वैश्य अदा होकर खड़ा हो गया है। वो आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये आग थी कि क्यामत थी। शोले एकदम इतने भड़के कि सेज उनमें छुप कर रह गई। भरतव्यास ने देखा कि प्रदीप कुमार दरवाजे की जानब लपका है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था और प्रदीप कुमार की उसे खोलने की कोशिशें नाकाम हो रही थी। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन शायद तो उसके आसपास कोई मौजूद नहीं था या उसकी आवाज बाहर ही नहीं जा रही थी। कमरा आहिस्ता आहिस्ता शोलों में डूबता जा रहा था और मनाजर मदम होते चले जा रहे थे। फिर पूरा कमरा राख का ढेर बन गया और उसमें प्रदीप और उसकी धर्मपत्नी सिद्धू के लाशें जलकर भस्म हो गए। पता नहीं बाहर क्या हो रहा था। भरतव्यास के कान बंद थे, कोई आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही थी। फिर उसने चंद्रभान को देखा जो हंस रहा था। देखा ठाकुर, ये हुआ है अंजाम तुम्हारे घर की दूसरी शादी का, समझे ठाकुर। और इसके बाद भी यहाँ जो कुछ होगा ठाकुर, बल्कि अब शादियों की ही क्या जरूरत है। आहिस्ता आहिस्ता मारूंगा तुम्हारे परिवार को। जरूरी नहीं कि तुम इनकी शादी करो या ना करो, मुझे तो अपना काम करना है। हाँ, एक बात अब जरूर करना होगी, शादी से पहले ही काम कर देना होगा, क्योंकि इस तरह एक दूसरे का भी नुकसान हो जाता है। हमारा झगड़ा तुमसे है ठाकुर, लेकिन पिछली बार भी तुम्हारा दामाद मारा गया। मारा जाना था तुम्हारी बेटी को और इस बार तुम्हारी बहू मारी गई। अब ऐसा करेंगे ठाकुर, अब कोई दूसरी बात सोचेंगे, समझे ठाकुर। भरतव्यास के मुंह से अब कोई आवाज ना निकल सकी थी। रफ्ता रफ्ता उसका जहन तारीकियों में गुम होता जा रहा था और थोड़ी देर के बाद वो बेहोश होकर वहीं जमीन पर दराज हो गया। न जाने कब होश आया था, और होश आया तो कानों में जो पहली आवाज उभरी वो रोने पीटने की आवाज थी। पूरी हवेली में कोहराम मचा हुआ था और दरो दीवार रो रहे थे। आवाजें बहुत जोरदार आ रही थी। उसने वहशतनाक निगाहों से इधर उधर देखा तो सामने ही एक अजनबी चेहरा नजर आया। उसके करीब ही रावण मौजूद था। उसके मुंह से बेमुश्किल तमाम आवाज निकली, रावण रावण।
और रावण जल्दी से उसके पास पहुंच गया और साथ ही वो अजनबी आदमी भी। डॉक्टर साहब होश आ गया है, रावण ने कहा। हाँ हाँ, मैंने इंजेक्शन दिया था, होश आ जाना चाहिए था। रावण, ये बाहर से आवाजें कैसी आ रही हैं? रावण, 1 मिनट, अभी कोई दूसरा सवाल ना करें, डॉक्टर ने कहा और उसे एक बार फिर इंजेक्शन लगा दिया। और फिर उसने रावण से कहा, संभाले रखना, तबीयत बिगड़ जाने का खदशा भी है, मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब, कोई और खास बात? अगर तबीयत बिगड़ जाए तो क्या करें? अस्पताल लाने के अलावा और कोई चाराकार नहीं होगा। आपने बिना वजह जिद की है, वरना इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर देना चाहिए था। हुआ क्या है रावण, हुआ क्या है? कुछ बता तो दे मुझे पापी, कुछ तो बता दे। डॉक्टर साहब बाहर चले गए और रावण का चेहरा खुद बुरी तरह बिगड़ा हुआ नजर आ रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, ठाकुर साहब बता दे, बता तो दे कि क्या हुआ है। रावण, तुझे भगवान की सौगंध, मुझे बता तो दे कि हुआ क्या है। आग लग गई थी ठाकुर साहब, आग लग गई थी परदीस व्यास के कमरे में। आग लग गई ना, मोमबत्ती से लगी होगी, ठाकुर भरत व्यास ने कहा। पता नहीं कैसे लग गई आग, मगर ऐसी आग के भगवान की सौगंध, इससे पहले ऐसी आग कभी नहीं देखी। पता ही ना चल सका किसी को, अंदर ही अंदर आग पूरे कमरे को लग गई, फिर बाहर वालों को पता ना चल सका। बहुत देर के बाद सब लोगों ने देखा तो दरवाजा भस्म हो गया था, कोयले का ढेर बन गया था। मगर महाराज, आग का पता किसी को ना लगा, ना कोई तपश थी, ना धुआं था।